इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार जो है पार्ट 3 में है यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो बच्चों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है फंडामेंटल राइट का जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, इसमें लगभग मेरी 15 से लगभग 20 लेसन आएंगे जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित होंगे। तो पहले तो मैं फंडामेंटल राइट के विषय में आपको ये बताऊंगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्यों होते हैं, फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता क्यों हुई और फंडामेंटल राइट्स को लेकर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या क्या विवाद पैदा हुए और आज हम फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनको एक एक आर्टिकल्स को करके मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो आपको पूरा मजा आएगा फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने में, क्योंकि आम जनता के पास फंडामेंटल राइट्स हैं और ये फंडामेंटल राइट्स ही आम जनता की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, क्लियर, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 7 थे, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या है वो कितनी है, वो 6 है। अब जैसे 6 फंडामेंटल राइट हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है, भाई राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, और ये जो 5वां पॉइंट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। फिर 6 फंडामेंटल राइट जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। तो ये जो राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार, इसमें समानता की बातें की गई है। राइट टू फ्रीडमनेस में 4 आर्टिकल्स हैं जो कि फ्रीडमनेस की बात करते हैं, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये बच्चों के मामले में है कि अगर बच्चों का शोषण होता है तो किस तरीके से उनका बचाव किया जा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि धर्म से संबंधित है। ये आपका 5वां जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार है ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का बचाव करता है आर्टिकल 32 के अनुसार। हालांकि बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक आर्टिकल 31 भी था, जो एक आर्टिकल 31 था। तो ये जो आर्टिकल 31 था, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार। तो जब हमारा संविधान बना था तो 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को बाद में लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लीगल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो इसके बाद बच्चों, फंडामेंटल राइट्स में अगर हम देखें तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें, जो आज हटा दिया गया, वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले आर्टिकल 31 में था, वो 44 अमेंडमेंट के थ्रू जो कि 78 में हुआ। तो ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 78 1978 में हुआ, 44वां संविधान संशोधन। और राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में क्या कर दिया गया? इसको संपत्ति का अधिकार को 300A में रख दिया गया, 31 से रिप्लेस करके। तो आज देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार पहले भी था और आज भी है, लेकिन अंतर क्या है कि पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन आज क्या एक लीगल राइट है, एक विधिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 300A में है। ठीक है, थोड़ा सा ये और देख लें कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार होते हैं, वो मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या रही। अगर हम पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की बात करें यहाँ पर, तो मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का जो अर्थ है, तो यहाँ पर हम एक देते हैं कि मौलिक अधिकारों का अर्थ क्यों है या मौलिक अधिकारों की जरूरत क्यों थी। तो एक तो मेंटली, फिजिकली एंड मॉरल डेवलपमेंट के लिए,
ताकि व्यक्ति का मानसिक और भौतिक और नैतिक डेवलपमेंट हो सके, इसलिए मौलिक अधिकार हैं। दूसरी बात, ये जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये संविधान संशोधन के द्वारा अमेंड हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अब तीसरी बात अगर देखें तो ऑल लीगल राइट्स इज नॉट फंडामेंटल राइट, यानी कि सभी विधिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कंज्यूमर राइट्स है, जिसको हम क्या उपभोक्ता अधिकार कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार है। तो ये विधिक अधिकार लीगल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। और आप ये जानते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो ये जो मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो अर्थ है वो क्या है, कि मौलिक अधिकार जो है मानसिक, भौतिक और नैतिक डेवलपमेंट के लिए होते हैं, और फंडामेंटल राइट को संविधान संशोधन के द्वारा उसमें बदलाव किया जा सकता है, और सभी लीगल राइट फंडामेंटल राइट नहीं होते, जैसे कंज्यूमर राइट्स है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है। अब बात आती है कि नीड ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, भारत में जो ये मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों हुई। तो पहला पॉइंट दिया है कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, फंडामेंटल राइट की यानी कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला पॉइंट तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपने देखा होगा कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। तो आप जानते हो कि संसदीय प्रणाली में आपने देखा होगा कि जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका जो होती है उसमें कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर में क्या होता है, बहुमत होता है। अब सरकार अगर संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून भी तो बना सकती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक दिक्कत ये हो जाती है क्योंकि सरकार हमेशा लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करती है, और अगर सपोज करो कि लोकसभा में सरकार का बहुमत और कल को कोई बदलाव करने लगे तो देन इस वजह से फंडामेंटल राइट को सरकार के पास अधिकार ना देकर ये अधिकार हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। दूसरा पॉइंट है रिलीजन एंड रेस डिफरेंसेस, भाई धार्मिक और नस्लीय विविधता है। हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। तो धार्मिक क्या है, एक डिफरेंसेस भी है, नस्लीय डिफरेंसेस भी है, काले हैं, गोरे हैं, इस तरह का डिफरेंसेस भी है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये अधिकार हम सरकार को दे देते हैं तो कल को ऐसा हो सकता है कि सरकार जो है किसी धर्म विशेष को मानकर उसे फायदा पहुंचाए और जो माइनॉरिटीज है उनको नुकसान पहुंचाने लगे, जबकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है जिसको हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं, जिसके लिए सभी धर्म समान हैं। तो देन सभी वर्गों के लोगों के लिए समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार बना रहे, इसलिए ये मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। तीसरा फेडरल सिस्टम यानी कि संघात्मक व्यवस्था। देखो संघात्मक का मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट की सरकारें इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं, स्वतंत्र होकर काम करती हैं। राज्य सरकार का सेंटर में इंटरफेयर नहीं होगा और स्टेट और सेंटर का स्टेट गवर्नमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। इसका मतलब राज्य सरकारें स्वतंत्र होकर कानून बना सकती है और कल को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने लगे और वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को क्या सीमित भी कर सकती हैं, मौलिक अधिकारों को कम भी कर सकती हैं। इसलिए ये अधिकार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए ताकि कोई राज्य सरकार जो है इन मौलिक अधिकारों का मिसयूज ना कर सके। अब बात आती है नो एनी प्रिविलेजेस, कोई विशेष अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को। देखिए हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में देखें तो सभी व्यक्ति विधि के लिए समान हैं, यानी कि विधि के समक्ष समानता। किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है, और वो इसी वजह से नहीं दिया गया ताकि सभी लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो सके। क्लियर। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए नो एनी प्रिविलेज, कोई विशेष अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को, इस तरह की चीजें बोली गई हैं। और भी अगर हम देखें तो भारत की जो अधिकांश जनता है वो लिटरेट है, निरक्षर होने के कारण यानी कि निरक्षर होने के कारण अपने राजनीतिक हितों और अधिकारों को नहीं समझती है, इसलिए वह खतरा लगातार बना रहता है कि कहीं राज्य उसके मौलिक अधिकारों का हनन ना कर दे। इसलिए फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता बनी और फंडामेंटल राइट्स को कहाँ रख दिया गया, हमारे संविधान में रख दिया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर हम देखें
तो मौलिक अधिकारों की आवश्यकता इसलिए बनी ताकि हमारे देश में, इसलिए क्योंकि पहली बात तो संसदीय प्रणाली है, दूसरी हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, नस्लीय विविधता है, तीसरा संघात्मक व्यवस्था है और चौथा नो एनी प्रिविलेज, कोई विशेष अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको क्या डिस्कशन करा, एक बार हम थोड़ा सा कंपैरिजन हल्का सा देखते हैं कि पहली तो बात मैंने ये आपको बताई कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकारों के विषय में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो 7वां मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी था वो किस अमेंडमेंट के थ्रू लीगल राइट बना दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार है। उसके बाद ये जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है उनके बैकग्राउंड के विषय में बताया कि भाई वाकई मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है, ये मौलिक अधिकार क्यों है। ठीक है, फिर मैंने मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों बनी इसके विषय में आपको बताया। तो बच्चों काफी अच्छा टॉपिक है, वीडियो को आप जो है शुरू से एंड तक वॉच जरूर करें, इसको लर्न करें और बार बार वीडियो को आप देखने की कोशिश करें। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकारों का टॉपिक दिया है, तो हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं देना शुरू कर दूंगा, लेकिन शुरू की 2-4 वीडियो आपकी ऐसी आएंगी, 4-5 वीडियो जिसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। मैं 2-2 क्वेश्चंस हर वीडियो में दूंगा ताकि उनके आंसर आप निकाल सको। क्लियर है बच्चों? तो एक रिपीटिशन हो जाएगा और एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आपके होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देन अगले चैप्टर का आप अगले लेसन का वेट करिए। धन्यवाद बच्चों।